हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने सीटेट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम सबसे पहले सीडीपी और सोशल साइंस के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। सीडीपी में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था लास्ट वीडियो में, तो आज हम उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मंडे टू वेडनेसडे होंगी सीडीपी की क्लासेस और थर्सडे टू सैटरडे होंगी सोशल साइंस की क्लासेस। और जो भी टॉपिक हम पूरे वीक में कवर करेंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम संडे को डिस्कस करेंगे। तो आज संडे है, इसीलिए आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं बल्कि सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। कौन सा शब्द बच्चे के शारीरिक विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइज और ऑप्शन डी है अनऑर्गेनाइज। गुणात्मक, मात्रात्मक, संगठित और असंगठित, इनमें से कौन सा ऑप्शन फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताता है। तो हमने जब ग्रोथ के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि ग्रोथ हमें क्वांटिटी के बारे में बताती है। हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वेट, हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, हम किसी भी बॉडी के पार्ट के या बॉडी के साइज को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में। तो ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, क्योंकि वृद्धि हमें मात्रा के बारे में बताती है। वृद्धि में हम मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न कथन पर विचार करें जो वृद्धि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में, और फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सही नहीं है, नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत वाला बताना है। तो अब हम ये 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी गलत है। स्टेटमेंट ए है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, बिल्कुल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही देखा था कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। स्टेटमेंट बी है, ग्रोथ इज नॉट मेजरेबल। नहीं, ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं। वृद्धि तो मापनीय योग्य होती है, क्योंकि वृद्धि में हम मेजर कर सकते हैं, हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। स्टेटमेंट सी है, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या ग्रोथ लाइफ टाइम चलती है? अगर ग्रोथ लाइफ टाइम होती तो आपकी हाइट एक दिन इतनी बढ़ जाती कि आप अपने घर में भी फिट नहीं आ पाते। तो क्या आपकी हाइट, आपका वेट लाइफ टाइम बढ़ता रहता है? क्या आपकी बॉडी का साइज लाइफ टाइम बढ़ता रहता है? नहीं। तो ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एडोलेसेंस के बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट डी है, इट इज रेफर टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, समग्र विकास की नहीं। ग्रोथ तो फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास की बात करती है। अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो वो है ग्रोथ। होलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। तो स्टेटमेंट डी भी गलत है। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट बी, सी और डी। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे बी, सी और डी किस में दिया गया है। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है बी, सी और डी, जो गलत है, इसीलिए ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी, सी और डी स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमाइंड सोलली बाय एनवायरमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा सिर्फ हमारे एनवायरमेंट पर,
सिर्फ हमारे वातावरण पर डिपेंड करता है। तो हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में जाना था, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी की वजह से भी होता है, आनुवांशिकता की वजह से भी होता है और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है। दोनों का ही जॉइंट प्रोडक्ट होता है हमारा डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी, हेरिडिटी पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पर, हमारे वातावरण पर डिपेंड करेगी। तो कलर ऑफ आईज किस पर डिपेंड करता है? तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कलर ऑफ आईज। तो कलर ऑफ आईज, हमारी आंखों का रंग, क्या एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है? नहीं। हमारी जो आंखों का रंग होता है वो हमारी आनुवांशिकता, हमारी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह के हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, उसी तरह के हमारी आई का कलर होता है। तो आपने देखा होगा जिन पेरेंट्स की आईज ब्लू होती हैं या ग्रे होती हैं, उनके बच्चे की आईज भी ब्लू या ग्रे होती हैं। तो कलर ऑफ आईज तो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट पे या हेरिडिटी पे? तो इंटेलिजेंस जो फैक्टर है वो भी हमारी हेरिडिटी पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया है, तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होते हैं, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस हेरिडिटी फैक्टर है। नेक्स्ट है मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? सही और गलत के बीच में फर्क करना, सही और गलत के बारे में पता होना। और सही और गलत के बारे में क्या हमें हेरिडिटी से पता चलता है? क्या बच्चा जन्म से ही सीख के आता है कि सही क्या है गलत क्या है? नहीं। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके परिवार के लोग, समाज के लोग उसे बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर बच्चा कोई काम करता है तो उसे बताया जाता है कि ये गलत काम है या ये सही काम है। तो मॉरल डेवलपमेंट तो जन्म के बाद होता है और हमारे एनवायरनमेंट से हमें पता चलता है सही और गलत के बारे में। तो मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। तो जो हमारा नैतिक विकास है वो हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे वातावरण पे डिपेंड करता है। इसके अलावा है नेक्स्ट सामाजिक कौशल, यानी कि सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स जैसे कि हमारे बात करने का तरीका, सबसे इंटरेक्ट करने का तरीका, ये क्या है? सामाजिक कौशल हैं। और सामाजिक कौशल हमें हेरिडिटी से नहीं मिलते, आनुवांशिकता से नहीं मिलते, ये भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे दो ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। और बी ऑप्शन में हमें ये दिया गया है कि 3 और 4 ठीक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से डिटरमाइन होते हैं। हेरिडिटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियाना हैज ब्लू आईज इवन though both his mother and father have brown eyes. What can we say about Liana's parents? तो लियाना एक ऐसी बच्ची है जिसकी आंखें नीली हैं, लेकिन उसके माता और पिता दोनों की ही ब्राउन आईज हैं, भूरी आंखें हैं। अब ऐसे में आप लियाना के माता पिता के बारे में क्या कह सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, एट लीस्ट वन ऑफ हिज पेरेंट्स हैव ब्लू आई कलर्ड जीन, यानी कि कम से कम उसके एक पेरेंट्स के पास ऐसे जीन होने चाहिए, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, दोनों में से ही एक पेरेंट्स का, जिनके ब्लू आईज हो। मम्मी या पापा की फैमिली में से किसी के भी पास ब्लू आई कलर जीन होने चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, ईच ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट हैव वन ब्लू आई कलर जीन, यानी कि दोनों ही माता पिता के पास ब्लू आई कलर जीन होना चाहिए। ऑप्शन सी है, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स हैव ब्लू आई कलर जीन। ऑप्शन सी कहता है कि माता पिता में से किसी के भी पास नीले रंग की आंखों वाले जीन नहीं होने चाहिए। और ऑप्शन डी है, ईच ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट हैव वन डोमिनेंट ब्लू आई कलर जीन। तो ऑप्शन डी क्या कहता है कि माता पिता में से दोनों के पास ही ब्लू आई कलर जीन होना चाहिए। तो लियाना एक ऐसी बच्ची है जिसकी ब्लू आईज हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स की ब्लू आईज नहीं है, ब्राउन आईज है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके दोनों में से किसी एक पेरेंट के फैमिली बैकग्राउंड में ब्लू आई कलर जीन होना चाहिए, यानी कि हो सकता है उसके नानी नाना या फिर दादी दादा किसी एक के ब्लू आई कलर जीन हो। तो एटलीस्ट वन ऑफ हिज पेरेंट्स हैज ब्लू आई कलर जीन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सबसे बेस्ट है।
ऑप्शन नंबर बी बात करता है मस्ट हैव, कि दोनों के पास होने ही चाहिए, तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन सी कहता है नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि दोनों के पास ही ना हो कोई बात नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। कम से कम एक पेरेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड में तो ब्लू आई कलर जीन होगा ही, तभी उस बच्ची का भी ब्लू आई कलर है। और ऑप्शन डी है ईच ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट हैव, तो यहाँ पर भी बात की गई है मस्ट हैव, होना ही चाहिए दोनों ही पेरेंट्स के पास, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में से किसी एक पेरेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड में ब्लू आई कलर जीन हो, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 6-year-old गर्ल shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person. Send her for coaching every day. Train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. यानी कि एक 6 साल की बच्ची है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पोर्ट्स एबिलिटी दिखाती है और उसके माता पिता दोनों ही प्लेयर्स हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसके पेरेंट्स उसे डेली कोचिंग में भेजते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में और अच्छा परफॉर्म कर सके, डेली प्रैक्टिस कर सके। और वीकेंड में जब उसके पेरेंट्स की छुट्टी होती होगी वीकेंड में, तो वो खुद उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पर उस बच्चे की क्षमताओं के बीच कौन सी परस्पर क्रिया का परिणाम देखते हैं? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक बच्ची है जो 6 साल की उम्र में ही स्पोर्टिंग एबिलिटी बहुत अच्छी दिखाती है, एक्सेप्शनल दिखाती है, जो उसकी एज के और बच्चे नहीं कर सकते, वो चीजें वो 6 साल की बच्ची कर सकती है, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है। क्योंकि उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसीलिए वो बच्ची भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आ रही है, यहाँ से हमें हेरिडिटी के बारे में पता चल रहा है, उस बच्ची की आनुवांशिकता के बारे में पता चल रहा है कि उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है, इसीलिए वो भी फिजिकली काफी फिट है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स उसे कोचिंग में भी भेज रहे हैं ताकि वो डेली प्रैक्टिस करे, ताकि उसे डेली वैसा माहौल मिले, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो। और वीकेंड्स में भी उसे ट्रेन कर रही हैं, उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करने का। तो यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट का रोल भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ बात है एनवायरनमेंट की और दूसरी तरफ बात है हेरिडिटी की, जिसकी वजह से वो बच्ची बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम उसके डेवलपमेंट में किसका इंटरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी और ट्रेनिंग नहीं, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं। तो यहाँ पर हम उसके डेवलपमेंट में क्या देखते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रोल, आनुवांशिकता और वातावरण का रोल देखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि द बिलीव दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय रीइंफोर्सर्स एंड पनिशर्स is based on the idea that development is primarily influenced by, यानी कि हम किसी भी बच्चे के व्यवहार को बदल सकते हैं। तो पुनर्बलन और दंड से हम एक बच्चे के व्यवहार को बदल सकते हैं। पुनर्बलन और दंड से कैसे? तो एक बच्चा है जो पूरे रूम में अपने टॉयज फैलाकर रखता है और उसकी मम्मी उससे आकर क्या कहती है कि बेटा अगर आप ये पूरा रूम क्लीन कर लोगे तो मैं आपको मैगी बनाकर खिलाऊंगी। तो मैगी का नाम सुनते ही बच्चा क्या करता है, अपना पूरा रूम क्लीन कर लेता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रीइंफोर्समेंट से उस बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया। जहां उसने पूरे रूम में अपने टॉयज फैलाकर रखे थे, उसने अपना पूरा रूम क्लीन कर दिया, अपने टॉयज जगह पर रख दिए। ऐसे में हम पनिशमेंट का रोल भी देख सकते हैं। अगर वो बच्चा अपने टॉयज फैलाता है तो उसकी मम्मा उसे आकर पनिशमेंट भी दे सकती हैं और पनिशमेंट के डर से भी वो अपना रूम क्लीन कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एनवायरनमेंट का रोल, कि जिस तरह का बच्चे को एनवायरनमेंट दिया जा रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि इस केस में तो यहाँ पर हेरिडिटी ओनली या बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या फिर एनवायरनमेंट ओनली या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं, किसका रोल दिखाई देता है? तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है एनवायरनमेंट का रोल। अगर आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट दोगे, कोई चॉकलेट टॉफी दोगे या फिर कोई पनिशमेंट दोगे तो उससे उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनवायरनमेंट ओनली, केवल पर्यावरण। तो यहाँ पर हमने आनुवांशिकता की कोई बात नहीं की, पूरी स्टेटमेंट में आनुवांशिकता के बारे में, हेरिडिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, केवल
व्यवहार संशोधन में पुनर्बलन और दंड की भूमिका के बारे में बताया गया है, जो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। तो डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, तो क्या डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है? हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। डेवलपमेंट में हम क्वांटिटी के बारे में भी बात करते हैं और क्वालिटी यानी कि गुणों के बारे में भी बात करते हैं। तो ये ऑप्शन है गलत, तो स्टेटमेंट ए यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट बी क्या कहती है कि डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल। तो क्या आप डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हो? एक बच्चे का कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, कितना मानसिक विकास हुआ है, क्या आप इस चीज को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम सिर्फ ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। स्टेटमेंट सी है इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? बिल्कुल। डेवलपमेंट माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, कब्र तक होता रहता है। लाइफ टाइम हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, इसीलिए डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टेटमेंट डी है इट रेफर टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो क्या डेवलपमेंट हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है, यानी कि सभी पक्षों के विकास के बारे में बताता है? बिल्कुल। डेवलपमेंट रेफर्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, सभी पक्षों का विकास शामिल है। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट डी भी ठीक है। तो बी, सी और डी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड है। अगर मानसिक विकास की बात की जाती है यानी कि वो क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड क्या क्या है? हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, अटेंशन, परसेप्शन, राइटिंग, रनिंग, मेमोरी। इनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है? अटेंशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है? बिल्कुल। अटेंशन हम कैसे करते हैं? अपने माइंड में फोकस करके हम अटेंशन पे करते हैं, तो इसीलिए अटेंशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। परसेप्शन यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से परसीव करना, तो वो भी हमारे माइंड की वजह से ही होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये भी। थर्ड है राइटिंग। तो क्या राइटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से होती है? नहीं। नेक्स्ट है रनिंग। तो क्या रनिंग में दिमाग का रोल है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है? नहीं, यहाँ पर तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात है। और नेक्स्ट है मेमोरी। तो मेमोरी हमारे दिमाग से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5। तो जिस भी ऑप्शन में 1, 2 और 5 होंगे वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। और ऑप्शन नंबर सी में हमें ओनली 1, 2 एंड 5 दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अटेंशन, परसेप्शन और मेमोरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। मोटर डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में क्या होता है? हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, इन चीजों में बड़ी मसल्स का यूज होता है, साइकिलिंग। और हमने पढ़ा था फाइन मोटर स्किल्स के बारे में, जिनमें छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे कि फिंगर की मसल्स का यूज, राइटिंग करना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, पेंसिल होल्ड करना, ये आप कैसे करते हो? अपने फिंगर की मसल्स की हेल्प से, छोटी मसल्स का यूज होता है इनमें, तो वो होती है फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए है रनिंग। तो क्या रनिंग में छोटी मसल्स का यूज होता है या फिर बड़ी? तो ये तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। स्विमिंग, स्विमिंग भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मसल्स का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग में तो छोटी मसल्स का यूज होता है, जब आप फिंगर से धागे को चलाते हो तो वो क्या है? थ्रेडिंग है, और यहाँ पर छोटी मसल्स का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी है स्किपिंग। स्किपिंग में भी आप बड़ी मसल्स का यूज करते हो, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें
ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होती है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है थ्रेडिंग, जिसमें बात की गई है फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हम स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं, स्मॉल छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, और यहाँ पर थ्रेडिंग में हम छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। Which of the following would be best method for studying the contribution of heredity and environment? यानी कि आपको डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल जानना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप किन पर स्टडी करके कौन से ऑप्शन पर जाकर बेस्ट रिजल्ट बता सकते हो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।